विधायक DS ठाकुर जी, भरमौर के विधायक जनक जी, पूर्व में रहे चंबा के विधायक पवनेर जी और यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु, हमारे बीच में हमारे दो मुख्य वक्ता यहाँ बैठे हुए हैं। इस रैली के बारे में कुछ डिटेल में आपको जानकारी देंगे। मैं परमार जी से आग्रह करूँगा कि सबसे पहले वो अपने विचार। हमारे साथी और सांसद आदरणीय श्री डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हमारे साथ में हमारे साथी डलहौजी के विधायक श्री DS ठाकुर जी, भरमौर के विधायक भाई जनकराज जी, पूर्व में रहे विधायक श्री पवन नैयर जी और हमारे जिला के अध्यक्ष भाई धीरज जी, पार्टी के समस्त पदाधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया व प्रिंट मीडिया के ऐसे सभी पत्रकार मित्रों, जैसा कि यहाँ पर जिक्र किया गया है कि ये प्रेस वार्ता का निमित्त क्या है। कांग्रेस पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को तैयार कर रही है। सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों को आदेश दे दिए गए कि जश्न मनाने के लिए 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, चलो बिलासपुर। और हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बिलासपुर में जश्न मनाया जा रहा है 2 साल का, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का, सबसे पहले तो हमारा यही प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री जी, आपका जश्न का आधार क्या है। 2 सालों की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि समाज दुखी है, प्रताड़ित है और सरकार को झूठ बोलने का तगमा लग गया है। भ्रष्टाचार के एक नहीं अनेकों उदाहरण आ गए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस समय अगर कर्मचारियों की बात की जाए, अगर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बात की जाए तो तनख्वाह और पेंशन किस समय मिलेगी कोई पता नहीं। महंगाई की मार ने समाज के लोगों की कमर तोड़ दी और मुख्यमंत्री का व्यवहार कैसा है, तानाशाही व्यवहार। हमारे पास बहुत से मंत्री मिलते हैं, विधायक मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे मुद्दों को आप विपक्ष के नेता होने के नाते इस बात को आप मुख्यमंत्री को समझाओ। यानी जहां पर मुख्यमंत्री के तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण उनके मंत्री दुखी हैं, उनके विधायक दुखी हैं, तो कैसी सरकार। और गारंटियों की तो हवा निकल गई है। कभी कहते हैं कि मैंने 5 गारंटियां पूरी कर दी, कभी कहते हैं 5 गारंटियां 11 दिसंबर को बिलासपुर की जनसभा में जो पूरा किया उसका मैं जिक्र करूंगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं। लगभग 1500 संस्थान हिमाचल प्रदेश में 2 सालों में बंद किए, चाहे वो जल शक्ति विभाग हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो विकास से संबंधित विकास खंड खोलने की बात हो, वो तमाम बंद कर दिए गए। इसलिए जश्न मना रहे हो। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने ये बंद इसलिए किए हैं कि आर्थिक हालत ठीक नहीं है। देरा का उपचुनाव हुआ, वहां उस उपचुनाव को हुए अभी मात्र 4 महीने हुए हैं। एक नहीं दर्जनों ऐसे कार्यालय खोल दिए गए। SP ऑफिस वहां आ गया, जल शक्ति विभाग का दफ्तर वहां आ गया, लोक निर्माण विभाग का सर्कल ऑफिस वहां आ गया, BMO ऑफिस वहां पर आ गया। और तो और हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला शिमला के बाद
सचिवालय बनाया गया है। मुख्यमंत्री कोई भी रहे हो इससे पहले वो वहां पर बैठते थे, दरबार सजता था, फरियादी जाते थे। आज मुख्यमंत्री नई परंपराएं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन है, नई परंपराओं में वो मुख्यमंत्री कार्यालय देरा में खोल दिया। यानी हिमाचल प्रदेश के इस चंबा और कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के लिए ये शीतकालीन प्रवास होता था। यहाँ के लोगों की भावनाओं की अनदेखी करने के लिए क्या आप ये जश्न मना रहे हो? आपको इस जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं है। आपने गृहिणी सुविधा योजना बंद कर दी। महिलाओं 28 लाख महिलाओं को आपने कहा था मानदेय दिया जाएगा 1500 रुपए के हिसाब से। आज हर पंचायत के पंचायत घर में फॉर्म जो है वो धूल चाट रहे हैं। आप सभी हमारे पत्रकार मित्र हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। यानी महिलाओं को आपने मानदेय नहीं दिया, फॉर्म 2 बार भिजवा लिए, इसके लिए आप जश्न मना रहे हो? यानी उन घावों को ताजा करने के लिए जश्न मना रहे हो? अगर वो लगभग 2 लाख नौजवान जिनको कहा था 1 लाख रोजगार आपको 1 साल में दिया जाएगा, 28 लाख महिलाओं को कहा था कि आपको मानदेय 1500 रुपए दिए जाएगा, अगर वो लाखों लोग बिलासपुर पहुंच जाते हैं कि तुम जश्न क्यों मना रहे हो, तुम्हें जश्न मनाने का कोई हक नहीं है, तो कौन होगा उसका जिम्मेवार? इसलिए हम आज से पूरे हिमाचल प्रदेश में विरोध प्रदर्शन धरना कर रहे हैं। लोगों के सहयोग से हम बेनकाब करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में मित्रों के लिए मजा लगा हुआ है। हिमाचल ऑन सेल, हमने एक इन्वेस्टर मीट की थी धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो यही उस समय विपक्ष में थे, कहते थे हिमाचल को बेचा जा रहा है। आज तो हिमाचल को बेचने की बोलियां लग रही हैं। नियम 118 को संशोधित किया जा रहा है। डॉक्टर वाई.एस. परमार जी, जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में जिनका नाम है, उन्होंने इसीलिए 118 को लगाया था कि खूबसूरत हिमाचल की इन वादियों में ऐसे लोग यहां पर कब्जा ना जमा लें। एक नहीं, सैकड़ों केस 118 के मुख्यमंत्री जी आपने जारी किए हैं, इसलिए आप जश्न मना रहे हो। और हिमाचल ऑन सेल, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की जमीन 3000 करनाल जमीन किसको बेचने की तैयारी हो रही थी? मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शिमला का धन्यवाद करना चाहता हूं, उसके ऊपर स्टे लगा दिया। ये 18 होटल्स जो हैं, 18 होटलों को बंद करने की साजिश किसकी थी? कौन सी वो निजी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनके साथ सांठ-गांठ हो गई थी? मुख्यमंत्री जी, आप और आपके मंत्री बिना बताए परमिशन के दुबई जाते हैं, शादी का बहाना बना करके जाते हैं। यानी हिमाचल प्रदेश के इन होटलों को निजी हाथों में बेचने की कवाई शुरू हो गई थी। हम नहीं बिकने देंगे। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो प्रतिबंध स्टे लगाया था वो बहाल करवाया है। 64 करोड़ रुपया नहीं दे सके। हिमाचल प्रदेश का वो दिल्ली में हिमाचल भवन, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, 64 करोड़ रुपया वो सील हो गया। और मैं कहना चाहता हूं, ये सीपीएस में भ्रष्टाचार की बात कहना चाहता हूं। कुछ भ्रष्टाचार सामने दिखता है, कुछ दाएं बाएं से दिखता है। ये सीपीएस का हम विरोध करते थे।
ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक व्यवस्था है। 2 साल तो काट लिए, पर जो सीपीएस हैं उन्होंने सरकार के खजाने पर बोझ डाला। तनख्वाह लेते रहे, गाड़ियां लेते रहे, कोठियां लेते रहे, और अंत में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, मैं हाई कोर्ट का इसके लिए भी आभार कि ये गैर संवैधानिक है और इनकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रही है सरकार। सरकार के खजाने से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि सीपीएस की सदस्यता को बचाने के लिए अभी तक खर्च हो चुकी है, 6 करोड़। और जो 70 से अधिक एडवोकेट जनरल, उनके सहयोगी एडिशनल एडवोकेट जनरल, एडिशनल के साथ साथ अन्य जो वहां पर वकीलों की फौज है, वो केस हिमाचल प्रदेश के पक्ष के केसों की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। फौज 70 से अधिक एडिशनल हो गए, और अन्य जो वहां पर भर्ती किए गए हैं, मैं तो आरोप लगाना चाहता हूं कि मित्रों की तरह उनके परवरिश का काम सरकार कर रही है। तो ये सारे मेरे गंभीर आरोप इसलिए जश्न मना रहे हो। अगर हम हिमाचल प्रदेश में नजर दौड़ाएं तो मैं ये कह सकता हूं कि इन 2 वर्षों में लगभग 2700 करोड़ रुपया लोन लिया गया है, और मित्रों की परवरिश के लिए कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 1 टाइम सेटलमेंट का भी नियम लागू किया गया था। क्यों, किसके लिए? वो विधानसभा में मैंने मुद्दा उठाया था। एफिडेविट जो है वो नामांकन के समय भरते हैं, उस समय जो नामांकन पत्र में अपनी इनकम बताते हैं, वो अगले 1 साल में ही वो इनकम जो लॉसेस में थी उसको बढ़ोतरी में दिखाते हैं। वो हमारे पास प्रमाण है। हिमाचल प्रदेश में हम अगर इस जिला की बात करें तो यहां पर भी माफिया सक्रिय है। गोल टेंडर लगाए जा रहे हैं। किस विभाग की बात करूं, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे वो लोक निर्माण विभाग है, चाहे वो वन विभाग है, यहां पर भी गोल टेंडर लग रहे हैं। स्क्रैप जो है आईपीएच डिपार्टमेंट से निकलता है, उसका भी स्कैम हो गया है। यहां पर जो है वन काटू जो है वो दिन रात लगे हुए हैं। प्रशासन का उनको समर्थन है, संरक्षण है, इसलिए तुम जश्न मना रहे हो। और महंगाई, अगर डीजल के ऊपर 7% वैट लगता है, माल भाड़ा बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ती है। हमारे समय अगर सीमेंट 50 पैसे बोरी भी बढ़ती थी तो कहते थे कि हिमाचल में सीमेंट पैदा होता है, और हिमाचल में महंगा मिल रहा है। आज सीमेंट जो है वो 535 रुपए की बोरी है। 4 बार जो है सीमेंट का रेट बढ़ा है। यहां पर जो सर्दियों के दिनों में बालन इत्यादि होता है, 125% की वृद्धि हुई है। उसकी जो खरीद की जा रही है फॉरेस्ट और कारपोरेशन से, जो हमारा रेवेन्यू से संबंधित काम है, रेवेन्यू स्टैंप्स और अन्य जितनी भी ड्यूटीज हैं, वो 500% की वृद्धि हुई है। तो इन सारी घटनाओं की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जश्न का औचित्य क्या है। जश्न के हकदार बिल्कुल नहीं है। खजाना खाली कहने की बात करने वाले, केंद्र सरकार ने आपदा के समय 1727 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा दिया, पर उसमें भी बंदरबांट हुई है। और कहीं तो जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी धर्मपत्नी और परिवारों ने जैसे शगन दिया जाता है, वैसे पैसे जो है लूज मनी बांटे गए हैं। आरोप है मेरा, उसमें धांधली हुई है। जरूरतमंद को कहीं पर अगर स्लाइड हुआ था तो कोई पैसा नहीं मिला।
और 142 करोड़ जो आपदा का था, जो भारत सरकार ने भेजा, वो अनस्पेंट रहा। ये ऑन रिकॉर्ड है। एक तरफ कह रहे हैं कि स्पेशल पैकेज दिया जाए और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने, अन्य प्रदेशों की सरकारों ने, लोगों ने अपनी कमाई में से पैसा दिया, वो पैसा भी अनस्पेंट रहा। इसलिए आप जश्न मना रहे हो। आपको जश्न मनाने का कोई भी अधिकार नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। कोई अधिकार नहीं। तो इन सारी बातों का जिक्र में हम इसलिए कर रहे हैं कि 11 तारीख को बिलासपुर में कांग्रेस एक बहुत बड़ा, उनके अनुसार लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं। वो लोग मजबूरी में आ रहे होंगे, मन से कोई नहीं आ रहा है। मुझे सुबह सुबह ही टेलीफोन गया कि हमारा जो पंचायती राज विभाग है, उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुई है कि लाभार्थियों को चिन्हित करो और बिलासपुर पहुंचाए। वो कहने लगे हम क्या करें। मैंने कहा आपकी इच्छा है। वो कहने लगे कौन जाएगा। समाज का कोई भी वर्ग, समाज का कोई भी व्यक्ति इस जश्न में, जश्न उनके मित्रों की खुशहाली के लिए मनाया जा रहा है। आम जनता दुखी है, इसलिए हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम इस जश्न का, वो जश्न मना रहे हैं और हम इस 2 साल के कार्यकाल को काला अध्याय के रूप में देख रहे हैं। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। आप सभी पत्रकार मित्र यहाँ पर आए और आप सभी से मुझे बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये सरकार जनता के लिए नहीं है। अगर जनता के लिए सरकार होती तो जनमंच जैसी योजनाएं बंद नहीं होती जो श्री जयराम ठाकुर जी ने शुरू की थी। वो हिम केयर योजना जो आयुष्मान की तर्ज पर हमने शुरू की थी, 5 लाख रुपए से मैंने अपने समय 6 लाख कार्ड बनाए थे। 34 लाख लोगों को 5 लाख से सुविधा होती थी। डॉक्टर साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ये तो एमएस रहे हैं। 2019 में शुरू हुई थी ये योजना। 35 लाख लोगों को हमने, बीमार लोगों की सेवा करवाई थी। आज वो बंद हो गई। कह रहे हैं जी इसमें बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ी हो गई है, सरकार आपकी, इसको ठीक करवाओ। हमने क्रॉनिकल बीमारियों के लिए, कहीं लीवर है, कहीं पर कैंसर है, कहीं पर पार्किंसन की बीमारी है, 3000 रुपया देते थे, वो भी बंद हो गया। तो जब स्वास्थ्य के लिए योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू की थी, वो बंद कर दी, तो आपको जश्न मनाने का कोई हक नहीं है। आयुष्मान योजना भी बंद हो गई, भारत सरकार ने शुरू की है, पर 10% प्रदेश सरकार को जमा करवाना होता है। वो पैसा आज तक जमा नहीं करवा सके। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष हमने शुरू की थी। आज आपके हेल्थ सब सेंटर से लेकर के और मेडिकल कॉलेजेस में, हमने मेडिकल कॉलेज में लगभग 400 दवाइयां निःशुल्क देते थे। दवाइयों का टोटा पड़ा हुआ है। और बीबीएन के इलाके में जहां पर दवाइयां बनती हैं, वो हर दिन, हर 15 दिनों के बाद सैंपल फेल हो रहे हैं। आपकी अखबारें उसका जिक्र करती हैं। अब बीबीएन के इलाके से बनने वाली दवाइयां पीजीआई में लोग कहते हैं इनको नहीं, मैं हम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, इससे लोग बीमार बच नहीं रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। किसकी है सांठगांठ? दवाइयों के सैंपल 15 दिनों में सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो क्या लोगों के जीवन के साथ करने वाला होने वाला खिलवाड़, उसके लिए आप जश्न मना रहे हो? इसको हम स्वीकार किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों की उम्मीद है, लोगों का विश्वास है और लोगों का समर्थन हमें प्राप्त है। हम इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक लेकर के जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आप और आपकी सेना को बेनकाब करेंगे। जो मित्र आपके दोनों हाथों से हिमाचल प्रदेश को लूट रहे हैं, उनको भी बेनकाब करेंगे।
और हिमाचल प्रदेश को किसी भी सूरत में हम बिकने नहीं देंगे। ये मैं आज के इस प्रेस वार्ता में आपके माध्यम से सारी बात मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। और आपका पहले भी हमें बहुत सहयोग मिलता रहा है। आप लोकतंत्र की बहुत मजबूत ताकत है। पर अगर आज के ज़माने में, तो मैंने ये भी देखा आज के समय में, पत्रकार अगर निर्भीक होकर के कुछ लिख रहा है तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हो रही है। पर पत्रकार उनसे डरने वाले नहीं हैं, उनकी गिदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं हैं। हम पत्रकारों के साथ हैं, क्योंकि आप बेबाक लिखते हैं, आप समाज में जागरण करते हैं। इन सारी बातों को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो आप समय निकाल करके हमारे आग्रह पर यहाँ पर आए। हमारे साथी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, सांसद, पार्लियामेंट चली है बीच में से, हम दोनों को ही यहाँ पर रहना था प्रेस वार्ता और उसके बाद प्रदर्शन के कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर आए, हमारे सांसद हैं, आपकी शुभकामनाएं और आपकी अच्छी कवरेज के कारण हमें बल मिलता रहता है। तो मुझे तो सिर्फ यही यहाँ पर कहना था। अब आप प्रश्न करिए, उसके बाद डॉक्टर साहब जो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, जो आने वाले दिनों में इनके एजेंडे हैं, वो आपके सामने सारी बात रखेंगे। तो आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न। सियासत है वर्तमान जिस तरह की परिस्थिति में दिख रही है, फ्यूचर क्या दिखता है हिमाचल में? शायद हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल पहले यहाँ के मतदाताओं ने जो फैसले करने चाहिए थे वो फैसले ठीक नहीं कर पाए, और उसका खमियाजा आज हिमाचल प्रदेश के हिमाचलियों को, हिमाचल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। झूठी गारंटियों की जो बलि थी, या जिसको कह सकते हैं कि झूठी गारंटियां काठ की हांडी की तरह एक बार ही चढ़ती हैं। हरियाणा में शानदार प्रदर्शन हुआ, भाजपा जीती, नायब सैनी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। महाराष्ट्र में जो गठबंधन था वहाँ पर भाजपा जीती। जितने उपचुनाव हुए वहाँ पर भाजपा जीती। अब गलतियां हो गई, लोग हिमाचल प्रदेश के भी शायद पश्चाताप कर रहे हैं। तो भविष्य यही है कि हम सरकार को मजबूर करेंगे कि निर्णय जनहित को लेकर के करें, और मित्रों की परवरिश 2 सालों में बहुत हो गई है, उसको छोड़ें, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा सर, विकास के मामले में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की सियासत हावी रहती है। चंबा, आप विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, तो चंबा की परिस्थितियाँ कैसी हैं आपको मालूम है। लेकिन आप भी आते रहे हैं, मुझे लगता है कि सुधार दिखता नहीं है। तो इस मामले में थोड़ा सा प्रकाश डालने की। नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारे विधायक थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे वो चंबा के थे, चाहे इस समय भी हमारे श्री डॉक्टर हंसराज जी हैं, या इसके अलावा विक्रम जी थे। इन्होंने जो मुद्दे उस समय सरकार के सामने उठाए वो सारे के सारे हल हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी एस्पिरेशनल जिला के रूप में इस जिला को नामित किया है। तो ऐसे नामित जिलों में अलग से असिस्टेंस आती है, सहयोग आता है, और डेवलपमेंट के काम चलते हैं। मेडिकल कॉलेज की ये जो आज भवन निर्माण लगभग पूरा हो गया, पिछले दिनों ऑनलाइन प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया है, उसमें डॉक्टर साहब भी उपस्थित थे। तो ये सब कुछ जो काम हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, 118 नियम का आपने जिक्र किया कि भी इसमें संशोधन किया जा रहा है, तो क्या आपके नज़रिए से कुछ ऐसा हुआ है, इसमें कुछ आया सामने कि कुछ उल्टा काम हुआ है? 18 अधिनियम को ताक पर रखकर वो समय आने पर पूरी सूची हम विधानसभा के पटल पर रखें। जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये मैं जिम्मेवारी से सारी बात। अच्छा, एक आपने कहा बीजेपी के टाइम से शुरू हुआ है। गवर्नमेंट इन कंटिन्यूटी होती है, अब ये जाएगी तो भाजपा आएगी। तो कंटिन्यूटी जिस हुकूमत की होती है उसकी जिम्मेवारियां होती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कितना गंभीरता है सरकार में। टॉयलेट टैक्स लग जाता है, बदनामी पूरे देश में होती है। लग्जरी टैक्स HRTC की बसों में लगाया जाता है, बदनामी हिमाचल प्रदेश की होती है।
समोसा किसने खा लिया उसकी इंक्वायरी बिठाई जाती है, बदनामी पूरे देश में होती है। तो भाई हम हिमाचलियों की पूरे देश में बहुत नाम और पहचान है, पर जिसके पास कमान दी है वो हिमाचलियों की पहचान को धूमिल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। हमारा ये तो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे, तो वर्तमान में हमारे लोकप्रिय विधायक हैं और इस पार्लियामेंट्री के प्रभारी भी हैं आदरणीय श्री विपिन जी। इस जिला के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई श्री धीरज जी, बड़े लोकप्रिय विधायक आदरणीय DS ठाकुर जी। तो मैं फिर कभी जब कभी आऊँगा आपके बीच में आता रहता हूँ, बात कर लूँगा जैसे आपको ठीक लगे। सर, आपने कहा था अभी पिछले दौरे के दौरान के सुरंग को लेके आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जो चंबा की सुरंग। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था शिमला, लेकिन एक ऐसा संयोग हो गया कि जिस समय मुख्यमंत्री जी का समय था उसी समय मुझे गवर्नर साहब का समय मिल गया। तो गवर्नर साहब से मिलने में थोड़ा एक डेढ़ घंटा हो गया वहाँ, और बीच में मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से मुझे कम्युनिकेशन भी आती रही, पर लेकिन जैसे मैं बाहर निकला उस दिन CPS का केस भी था, तो उस करके पत्रकारों ने मुझे पकड़ लिया वहाँ पे और पूरा आधा पौना घंटा वहाँ लग गया। इस करके मेरी मुख्यमंत्री महोदय से उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन बहुत जल्द जैसे ही मेरा सत्र समाप्त होगा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा और जो विषय मेरे मन में है इस पार्लियामेंट्री के, उन विषयों पे बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। उसमें जैसा आपने बताया, एक तो यही मामला है, और सबसे बड़ा मामला जिस विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूँ, एक तो कर्टसी कॉल भी करूँगा, सांसद हूँ, वो इस प्रदेश के संवैधानिक सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं, एक कर्टसी कॉल भी होगी, और दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको बहुत लंबे समय से लटकाया गया है। केंद्र की ओर से 250 करोड़ रुपया पिछले 1 वर्ष से पड़ा है, लेकिन पर्यावरण के जो वन की कटाई है, पेड़ों की कटाई है, उसके निमित्त 30 करोड़ रुपया इस सरकार को जमा करवाना है, लेकिन पिछले 1 साल से तो 30 करोड़ रुपया जमा नहीं करवा पाए हैं। तो मेरे मन में है, मैं मिला भी हूँ सबसे, सबने कहा कि एक बार मुख्यमंत्री से मिलके अपना विषय रखें, तो उसके बाद देखेंगे क्या करना। तो इस विषय पे जब मुख्यमंत्री महोदय से मैं समय लूँगा तो जरूर बात करूँगा। अच्छा, अभी आपने जो है वो पार्लियामेंट में चंबा ढोजी खियार को जो है रेल के साथ जोड़ने का मामला उठाया है। तो ये पहला मौका है जब जिला चंबा को रेल से जोड़ने की बात किसी सांसद ने देश के सबसे बड़े हाउस में कही है। तो इसके बाद आपका क्या स्टेप होगा? क्या ये सवाल तक ही सीमित रहेगा या कुछ पर्सनल एफर्ट्स किए जाएंगे, रेल मंत्री से मिला जाएगा, PM से मिला जाएगा, कुछ बताएं। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने शायद आप सब लोग भी कवर करते थे उसको, मैं जब भी अपनी बात रखता था मैं ये बात जरूर रखता था, क्योंकि कई बार मुझे टेलीफोन आते थे चंबा से कि हर बार वहाँ से कांगड़ा से सांसद बनता है, वहाँ से ही प्रत्याशी होता है और चंबा की बात वो सुनते नहीं हैं। तो उनकी बातों से मुझे लगता था कि कहीं उनके मन में ये है कि कहीं चंबा के साथ सौतेला व्यवहार होता है। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से जब मैं सांसद बनकर दिल्ली गया तो सबसे पहले यदि थैंक्स करने कहीं आया तो जिला चंबा में आया, और सभी 4 विधानसभा क्षेत्र जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं वहाँ उन सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया, आप सबके साथ का भी धन्यवाद किया, आप सबसे भी बातचीत की। और दूसरा, मुझे पिछले सत्र में भी बात करने का सौभाग्य मिला था उस महान सदन में, मैंने उस समय भी बात की थी। मैंने उस समय कहा था कि चंबा के लिए कोई बड़ा व्यावसायिक संस्थान होना बहुत आवश्यक है, ये मैंने बात की थी। मैंने कहा था कि चंबा के लिए निचला जो लोअर चंबा है, बाथरी जो है, वहाँ एक ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वैसे मैंने नूरपुर के विषय में बात की। तो इस बार जब मुझे सौभाग्य मिला कि जो रेलवे अधिनियम बिल है, उसका जो संशोधन हुआ है,
उस पर जब मुझे बात रखने का सौभाग्य मिला तो मैंने जहां संशोधन बिल के ऊपर बात की वहां अपने क्षेत्र की बात की, और मैंने ज्वालामुखी से लेकर चुरा तक, जहां मेरा विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है लोकसभा क्षेत्र, और जहां मेरा लोकसभा क्षेत्र समाप्त होता है, हर विषय को टच किया। वो केवल इसलिए था कि मैंने चंबा कितना ऐतिहासिक शहर है, यदि आपने मेरी वो क्लिप देखी होगी तो मैंने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है। रेल की आवश्यकता इस क्षेत्र के लिए इसलिए है क्योंकि ये जो चंबा जिला है, इट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसके आगे कुछ नहीं है। विकास की दृष्टि से सबसे अधिक आवश्यकता होती है जहां सड़क पहुंच गई वहां विकास पहुंच गया, और जहां रेल पहुंच गई वहां खुशहाली पहुंच गई। क्योंकि मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को यदि कोई क्षेत्र सुदृढ़ कर सकता है तो वो है पर्यटन का क्षेत्र, और उस क्षेत्र को सुदृढ़ करना है तो अच्छी सड़कें चाहिए और रेल का हेड चाहिए। तो इसके लिए मैंने बड़े, और हमारे पास लॉजिक है, चंबा इतना ऐतिहासिक शहर है, डलहौजी इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, खजियार मिनी स्विट्जरलैंड है। इसलिए इस बात को जब रखा तो इसको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेल मंत्री महोदय ने मेरी सीट पर आकर मुझे अप्रिशिएट किया, और मुझे पिछले कल मिलने का न्योता भी आ गया था रेल मंत्री की ओर से, लेकिन मैं कहीं और, मेरा कार्यक्रम था तो मुझे वहाँ पार्टी कार्यालय में एक बैठक रखी थी, वहाँ मैं चला गया था। तो मैंने अगले कल मैं रात को जाऊंगा और परसों रेल मंत्री महोदय से मिलने वाला हूँ। ये केवल आप कहें कि ये विषय रखने तक ही सीमित नहीं होगा, इसमें रेल मंत्री महोदय से मिलकर और लॉजिकली मैंने जो जो कहा है मैंने उसको कागज पे उतारा है, लॉजिकली उनसे मिलकर इस बात की डिस्कशन की जाएगी और ये प्रयत्न किया जाएगा कि इसको सिरे चढ़ाया जाए। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं, वैसे मैंने ये प्रेस वार्ता की नहीं थी, और मैं तो धर्मशाला, मैं और विपिन जी इकट्ठे करते धर्मशाला, लेकिन आज सौभाग्य मिला कि ये भी मैं आपके सामने यही बता दूं। मैंने पिछले शून्यकाल में कांगड़ा की जो टॉय ट्रेन है वहां मैंने कहा था कि उसको ब्रॉड गेज किया जाए। यदि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं इस लोकसभा क्षेत्र की, तो उसकी पहली शर्त है रेल हेड होना चाहिए। तो रेल हेड है हमारे पास, छोटा है और वो सुचारू रूप से चलती रही है। तो इसके लिए मैंने मांग रखी थी बड़े जोरदार शब्दों में कि उसको ब्रॉड गेज किया जाए। तो मुझे रेल मंत्री महोदय का 20-25 दिन पहले खत आ गया था कि जो प्रश्न आपने शून्यकाल में उठाया था उसके निमित्त आपको ये जानकारी दी जाती है कि फाइनल फिजिकल सर्वे उस ट्रेन का, तो जो रेल लाइन है हमारी छोटी, उसका अप्रूव कर दिया गया है। फाइनल फिजिकल सर्वे अप्रूव होने का मतलब है कि वो जो हमने ब्रॉड गेज की मांग रखी है उसका प्रोसेस शुरू हो गया। अब ये इतना आसान नहीं है, इतना लंबा प्रोसेस है, लेकिन फाइनल फिजिकल सर्वे यदि किसी रेल लाइन का हो जाए मतलब कि वो ब्रॉड गेज का पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली। मुझे लगता है कि आप सबकी शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी जीत है। और ये जो चंबा के विषय में जो प्रश्न उठाया गया है, इसको भी परसों रेल मंत्री महोदय से मिलके बड़े जोरदार शब्दों में फिर से उनसे बात करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसमें परसों तो शायद मैं अकेला ही मिलूंगा, क्योंकि यहाँ आजकल हमारे संगठन की चुनाव की व्यवस्था चल रही है, सारा चल रहा है, वो जिम्मेवारी मेरे पास भी है, सबको जिम्मेवारी मिली है, इस करके ये समय नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जैसे सत्र समाप्त होता है, जितने हमारे कांगड़ा चंबा के वरिष्ठ नेता, हमारे चंबा के तीनों विधायक, चंबा के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कांगड़ा का जो वरिष्ठतम नेतृत्व है, वो सब हम लोग साथ जाकर इस विषय को फिर से रेल मंत्री महोदय के सामने रखेंगे। और दूसरी बात, मैंने पिछली बार एक और विषय उठाया था और मैंने शून्यकाल में लोकसभा में उठाया था, गृह मंत्रालय से संबंधित एसपीओज।
हालांकि वो सिर्फ 520 परिवार हैं और 13 लाख की जो जनसंख्या है यहाँ इस पार्लियामेंट्री की, उसके सामने उनकी गिनती बहुत कम है। लेकिन मैंने कहा था कि मेरे लिए वो 520 परिवार उतने ही महत्वपूर्ण है जितने ये 13 लाख हमारे वोटर हैं। उसके लिए भी गृह मंत्री महोदय से अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है। बुधवार को गृह मंत्री से इस विषय में मिलने वाले हैं और उसके बाद फिर से सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर उस विषय को भी सिरे चढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये मैं आप सबके सामने बोलना चाहता हूँ। सर, सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार जो है बजट के मामले में सहयोग नहीं कर रही, खासतौर पे मुख्यमंत्री या उनके कैबिनेट के मंत्री अक्सर अपने अभिभाषणों में ये बात रखते हैं जनता के बीच में, कितने सच्चाई है सर? आदरणीय विपिन परमार जी ने बताया तो है आपको कि 1785 या 86 करोड़ रुपया आपदा का जो पीछे आई थी, बहुत बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश में, केंद्र सरकार की ओर से मिला और उसकी किस तरह से बंदरबांट की गई है, इन्होंने बड़े विस्तार से आपको बताया। तो मुझे इसमें मैं नहीं जाऊंगा। अब ये हालत है इस सरकार की कि अब तो मेरे को गिनती भी याद नहीं है कि कितने हजार करोड़ का कर्जा जो है इस सरकार पे हो गया है। 90,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा ले चुकी है और मेरे को लगता है कि जो रिजर्व बैंक की अपर लिमिट है, मुझे लगता है वो क्रॉस कर जाएंगे 2 महीने में, वो भी मिलना बंद हो जाए। सर, इसी शीतकालीन सत्र है, सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नाम दिया था, 2 साल हो गए, पर जो आउटसोर्स की उन्होंने नीति बनाई थी, बीजेपी ने जब आउटसोर्स पे रखे थे या ठेकेदारी प्रथा पे रखे थे, सैलरियों का विषय इतना नहीं बना। पर अब जो पर्सन रखे उन्हें दिवाली से लेकर अभी तक सैलरी नहीं मिली है। इस बार विधानसभा सत्र में क्या मुद्दे रहेंगे? आपके साथ हमारे एमएलए साहब भी बैठे हुए हैं, क्या विषय रहेगा इस विषय? तो वैसे तो काफ़ी विस्तार में सारी बात आ गई है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये कांग्रेस की जो कुप्रबंधन है उसको लेकर के ही रखी गई है। तो इस विषय को आप जरूर उठाएं और डॉक्टर साहब ने जो कांगड़ा चंबा का विषय रखा है उसको भी उठाएं, परंतु दोनों आपस में कहीं मिल ना जाए ताकि जो हम संदेश देना चाहते हैं सरकार के खिलाफ वो अलग अलग से जाए। आपने जो कहा है कि आउटसोर्स, ये सरकार आउटसोर्स पे ही चल रही है और आउटसोर्स पर चल रही है तो लगभग 20,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को 2 सालों में निकाल दिया गया है और जो लगभग 28,000 करोड़ रुपया 2 महीनों में 96,000 करोड़ रुपया लोन हिमाचल पर 1,20,000 हर व्यक्ति पर, और लोन लेने के लिए लोन ले रही है सरकार। तो इतना ही कहना चाहता हूं कि वो जो लोन लिया है वो कहां गया, मित्रों की सेहत को मजबूत करने के लिए भेजा गया है या लगाया जा रहा है, इतना ही हमारा गंभीर आरोप है और आरोप भी है और सरकार को सचेत भी करना चाहते हैं। कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं है, रिटायरियों को पेंशन नहीं है, महंगाई की मार है, विकास रुक गया है, मित्र चांदी कूट रहे हैं और मजा इनका लगा हुआ है, जमीनें बेच रहे हैं, 118 का उल्लंघन कर रहे हैं, माताओं को मानदेय मिल नहीं रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल नहीं रहा है। इतना ही कहना चाहता हूँ। अब हमारी सभा भी है तो आप